कि इंसुलिन कोडिंग जीन का सीक्वेंस क्या होगा, सारा सीक्वेंस लिखा हुआ आ जाएगा। प्लस ये सर्च करेंगे कि अगर हम इस एंजाइम से ट्रीट करेंगे तो कौन सा आएगा, अगर हम इस एंजाइम से ट्रीट करेंगे तो कौन सा आएगा। हेलो एवरीवन, तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट कर लिया था कि जो टूल्स है वो कौन कौन सा टूल्स है। PBR 322 नाम का वेक्टर, उसको पूरा कंप्लीट किया था हमने। PUC8 नाम का वेक्टर, उसको भी कंप्लीट कर लिया था हमने। और साथ ही साथ जितना भी बेसिक जानकारी था, मतलब प्रिंसिपल क्या क्या होगा, टूल्स क्या क्या होगा, वो सारी चीजें हो चुकी थी। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। मतलब जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, अगर कोई हम डिजायर्ड प्रोडक्ट बनवाते हैं तो उस डिजायर्ड प्रोडक्ट को बनवाने में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं और क्या प्रोसेस होता है, उसको हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अगर हमें कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है, किसी होस्ट के अंदर बनवाना है, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, तो सबसे पहला काम होगा हमें डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट करना होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि इंसुलिन नाम का हार्मोन बनवाना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, वो जीन जो इंसुलिन को कोड करता है, उस जीन को क्या करना होगा, आइसोलेट करना होगा। कहां से आइसोलेट करना होगा, तो वो हमें पता है कि ह्यूमन के पैनक्रियाज के बीटा सेल में कोई जीन होता होगा, और वही वो जीन है जो किसको कोड करता होगा, इंसुलिन नाम के हार्मोन को कोड करता होगा। तो हमें उसको सबसे पहले निकालना होगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या होने जा रहा है, पहला स्टेप होने वाला है आइसोलेट द डिजायर्ड डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट। आइसोलेट डिजायर्ड डीएनए या फिर क्या निकालना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट कर लेना है। अब इसको जब हम आइसोलेट करेंगे तो इसमें जो मैकेनिज्म होगा, क्या मैकेनिज्म यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए, अगर मान लीजिए प्लांट कोई प्लांट है और उसमें से तुमको डिजायर्ड डीएनए निकालना है, कोई भी प्लांट में से डिजायर्ड डीएनए निकालना है तो कहानी अलग चलेगी। अगर तुमको बैक्टीरिया में से डिजायर्ड डीएनए निकालना है तो कहानी अलग चलेगी। और अगर मान लीजिए फंगस में से कोई डिजायर्ड डीएनए निकालना है तो कहानी अलग चलेगी। और अगर एनिमल में से निकालना है तो बातें अलग चलेंगी। क्या अब इसमें अलग अलग हो सकता है, तो हम सभी लोगों को पता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, और जो सेल वॉल होता है उसमें सेलुलोज होता है। इसका मतलब तय बात है कि जब हम प्लांट सेल में से कोई डिजायर्ड डीएनए निकालना चाहते हैं तो सेल को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, एंजाइम का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और उस एंजाइम में बहुत सारे एंजाइम्स तो इन्वॉल्व होंगे, लेकिन मुख्य रूप से एक और एंजाइम खासतः ऐड करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या होगा, सेलुलेज। क्या एनिमल सेल को ट्रीट सेलुलेज से करना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। उसी प्रकार फंगस में काइटिनेज से ट्रीट करना पड़ेगा और बैक्टीरिया को लाइसोजाइम से ट्रीट करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं आइसोलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, टेक अ पीस ऑफ टिश्यू ग्राइंड इट इन mortar and pestle in presence of liquid nitrogen। जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है ना, जब उसमें टिश्यू को डुबाएंगे तो वो क्रिस्टल बना देगा, और जब क्रिस्टल बना देगा तो पेस्टल की मदद से उसको तोड़ देंगे। मोर्टर एंड पेस्टल, ये सभी लोगों ने किचन में देखा होगा। किचन में चाय बनाने के दौरान या कुछ और बनाने के दौरान जो अदरक वगैरह होता है, जो जिंजर होता है, उसको क्रश करने के लिए छोटा सा ओखली का एक फॉर्म देखा होगा सभी लोगों ने, वही मोर्टर होता है जिसमें रख कर क्रश किया जाता है। और जिससे क्रश किया जाता है वो कौन होता है, पेस्टल होता है। तो क्या करना है, टिश्यू लेना है और टिश्यू को लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा देना है, यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन उसमें थोड़ा सा डाल देना है। लिक्विड नाइट्रोजन के प्रेजेंस में टिश्यू क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। और जैसे ही क्रिस्टलाइज होगा, पेस्टल से उसको क्या करेंगे, क्रश करेंगे और पाउडर बन जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, डीएनए एक्सट्रैक्टिंग सॉल्यूशन को ऐड करेंगे।
extracting solution and make paste। यहां पे पेस्ट बन चुका है ना, तो ये बन के हमारा तैयार हो चुका है। अब क्या करना होगा ना, इसको सेंट्रीफ्यूज करना होगा। अब तुम्हारा सवाल आएगा कि ये डीएनए एक्सट्रैक्टिंग सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें खास होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जो सेल है जब तुम उसको क्रश कर दोगे तो सेल के अंदर जो चीजें हैं उसको तोड़ना भी तो जरूरी है। जैसे सेल में लिपिड का लेयर होगा, लिपिड का बाइलेयर होता है सेल मेम्ब्रेन में, तो लिपिड का लेयर है, प्रोटीन होता है वहां पे, साथ ही साथ आरएनए भी तो होगा और डीएनए भी होगा, तो ये सारी चीजें वहां पे प्रेजेंट होंगी। हमें सिर्फ कौन चाहिए, डीएनए चाहिए। तो गलती से भी डीएनएज एंजाइम का इस्तेमाल नहीं करना है। अब प्रोटीएज एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि प्रोटीन को तोड़ देंगे तो बेहतर है, प्रोटीन अलग हो जाएगा। आरएनएज का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आरएनए को भी अगर तोड़ देंगे तो वो भी हमारा अलग हो जाएगा। लेकिन डीएनएज अगर तुम गलती से डाल दिए ना तो डीएनए भी टूट जाएगा और सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो डीएनएज छोड़ के बाकी अदर एंजाइम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस प्लांट का अगर टिश्यू है तो उसके सेल वॉल को डैमेज करने के लिए सेलुलेज का इस्तेमाल करेंगे। अगर फंगस का कोई टिश्यू है तो उसको डैमेज करने के लिए काइटिनेज का भी इस्तेमाल करेंगे। और अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को लाइज करने के लिए लाइसोजाइम का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहां बोल सकते हैं, इन केस ऑफ बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंगस। बैक्टीरिया में कौन, लाइसोजाइम, प्लांट में कौन, सेलुलेज, फंगस में कौन, काइटिनेज आर यूज्ड फॉर डीएनए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ठीक है, डीएनए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए इन सब स्पेशल एंजाइम का इस्तेमाल करना है अगर केस यहां है तो बैक्टीरिया के केस में लाइसोजाइम ताकि इसको लाइज कर देगा, सेलुलेज का इस्तेमाल प्लांट के केस में ताकि सेल वॉल को लाइज कर देगा, काइटिनेज का इस्तेमाल फंगस के केस में ताकि इसके काइटिन सेल वॉल को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। और इस तरीके से जो अंदर की चीजें हैं वो हर सॉल्यूशन में एड अप हो जाएंगी और फिर तुम प्रोटीएज ऐड कर देना जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, तुम वहां पे आरएनएज को इस्तेमाल कर देना जो आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा, और इस तरीके से हमारा डीएनए वहां पे मिलेगा। लेकिन क्या सॉल्यूशन में डीएनए दिखाई देगा कि ये रहा डीएनए निकाल लो? ऐसा तो हो नहीं सकता है, वो तो पूरा मिक्स्ड होगा। तो हम क्या करेंगे ना, उसको निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। नाउ द paste prepared kept in centrifugal tube and then centrifuged। क्या किया जाएगा, सेंट्रीफ्यूज कर दिया जाएगा। जब सेंट्रीफ्यूज कर दिया जाएगा तो पहले ये समझ लेते हैं व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है एक मशीन होता है और उस मशीन में क्या होता है, स्टैंड्स होते हैं जहां हम ट्यूब को डाल सकते हैं। तो हम ट्यूब डाल देंगे। देखिए अगर ट्यूब हम सीधा डालेंगे तो क्या होगा कि ये सेंटर से ना तो दूर है ना तो पास है, जो इक्वी डिस्टेंट है वही रहेगा। अगर हम ट्यूब को इस तरीके से रखेंगे तो सेंटर के क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो और तब इसको जब घुमाएंगे तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। लेकिन अगर हम दूर की तरफ रखेंगे तो ये कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल। और अगर हम इस तरीके से ट्यूब रखेंगे और इसको गोल गोल बहुत तेजी में घुमाएंगे, जो रोटेशन यहां पे होगा, आरपीएम जो होगा वो 15,000 आरपीएम होता है। 15,000 रोटेशन पर मिनट, 10,000 रोटेशन पर मिनट, 20,000 रोटेशन पर मिनट। इतना तेजी में जब उसको घुमाया जाता है तो इसमें होता क्या है कि डेंसिटी के बिहाफ पे ये चीजें जो है नीचे प्रेसिपिटेट कर जाती हैं। तो भारी चीज कहां चला जाएगा, नीचे, हल्का चीज कहां आ जाएगा, ऊपर। ठीक है तो इसको हमने सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब रहेगा, ये रहा सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब। ये सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब रहा इस तरीके से, और इस ट्यूब के बेस पे हमें क्या दिखने वाला है, तो इस ट्यूब के बेस पे हमें यहां पे कुछ जमा हुआ चीज दिखाई देगा।
साथ ही साथ यहां पे ऊपर में क्या दिखाई देगा, ऊपर में ये दिखाई देगा। तो अभी फिलहाल पहला बार ना सेंट्रीफ्यूज किए हैं, पहला बार सेंट्रीफ्यूज किए हैं, तो अभी कौन कौन हो सकता है, तो सेल के जो बड़े बड़े कंपोनेंट है, जैसे सेल मेम्ब्रेन का टुकड़ा हो सकता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टुकड़ा हो सकता है, सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी हैं उनका टुकड़ा हो सकता है, प्लस जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स वगैरह हैं उनका टुकड़ा हो सकता है। तो जो भारी चीज होगा वो कहां होगा, नीचे, और जो हल्का चीज होगा वो कहां होगा, ऊपर। तो अभी फिलहाल डीएनए वगैरह तो उस टुकड़े की तुलना में तो हल्का ही है ना, तो वो कहां पाया जाएगा, वो ऊपर वाले हिस्से में पाया जाएगा, यानी कि इनटू द सुपर नेटेंट। तो यहां कौन होगा, यहां पे मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पार्ट्स। तो सेल मेम्ब्रेन का टुकड़ा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टुकड़ा, और भी जितने चीजें उसका टुकड़ा, और सारे मॉलिक्यूल्स यहां होंगे। तो हम क्या करेंगे, इन मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर लेंगे। ये कौन है, सुपर नेटेंट है। ये जो है ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सुपर नेटेंट कहेंगे। तो अभी फिलहाल कहां पाया जा रहा है, सुपर नेटेंट में। अभी हड़बड़ाना मत, ये मत कहना कि किताब में तो पेलेट लिखा हुआ है, अभी हम लाएंगे, पेलेट में भी लाएंगे। अभी फिलहाल कहां पे है, सुपर नेटेंट में पाया जा रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, ट्रांसफर करने वाले हैं। ट्रांसफर द सुपर नेटेंट इन अनदर ट्यूब and again centrifuge it। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अनदर ट्यूब में सुपर नेटेंट को भेजना है और फिर सेंट्रीफ्यूज करना है। और जब सेंट्रीफ्यूज अब दोबारा कर दोगे ना, तो दोबारा करने के बाद देखना है इस तरीके से तुमको ऑब्टेन होगा। दोबारा जब सेंट्रीफ्यूज कर दोगे तो तुमको क्या ऑब्टेन होगा, ये सिचुएशन ऑब्टेन होगा। ये जैसे कि ट्यूब है और इस ट्यूब में यहां पे कुछ हमें जमा हुआ दिखाई देगा, यहां पे कुछ जमा हुआ दिखाई देगा, और ऊपर क्या दिखाई देगा, कुछ तैरता हुआ चीज दिखाई देगा। यहां पे कुछ तैरता हुआ चीज दिखाई देगा। तो डीएनए जो है वो हमने नहीं, क्योंकि हमने डीएनए एंजाइम का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन बाकी चीजों का इस्तेमाल किया था, तो सब टूट गया होगा, तो वो सब ऊपर होगा, और डीएनए यहां पे जमा हुआ हिस्सा यानी कि पेलेट के रूप में नीचे दिखाई देगा। बढ़िया से अगर डीएनए को तुम यहां पे पेलेट के रूप में देखना चाहते हो तो चिल्ड इथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे, इसमें चिल्ड इथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे, ताकि वो क्या करेगा, डीएनए को प्रेसिपिटेट कर देगा। चिल्ड इथेनॉल क्या करता है, डीएनए को प्रेसिपिटेट कर देता है। और मुख्य रूप से डीएनए कहां पाया जाता है, पेलेट में। तो ये जो लाल कलर का नीचे छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है वो कौन है, पेलेट है, और ये जो हिस्सा है वो कौन है, वो है सुपर नेटेंट। तो बताइए डीएनए कहां दिखाई देगा, पेलेट में कि सुपर नेटेंट में। जो भारी चीज है, क्योंकि सिर्फ हमने मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर किया है, अब इन मॉलिक्यूल्स में सबसे भारी कौन होगा, डीएनए होगा, क्योंकि डीएनए को हमने कोई एंजाइम से ट्रीट नहीं किया है, लेकिन चूंकि हम इसमें आरएनएस डाले थे तो आरएनए को तोड़ दिया होगा, हमने प्रोटीएज डाला है तो प्रोटीन को तोड़ दिया होगा, लेकिन हमने डीएनए तो डाला नहीं है, तो डीएनए एज इट इज रहा होगा। तो जाहिर सी बात है डीएनए इन सब की तुलना में भारी रहा होगा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा रहा होगा, तो वो नीचे क्या हो गया होगा, जम गया होगा। प्लस डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए हमने क्या ऐड किया था, चिल्ड इथेनॉल। क्या, चिल्ड इथेनॉल। तो उसने भी डीएनए को प्रेसिपिटेट करवा दिया होगा, और डीएनए कहां पाया गया होगा, इनटू द पेलेट। डीएनए ऑब्जर्व्ड एज पेलेट। डीएनए जो है वो पेलेट के रूप में क्या हुआ है, ऑब्जर्व हुआ है। अब इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो दो तरीका है। एक तरीका है कि पाइपेट, पाइपेट होता है इंजेक्शन टाइप होता है, हालांकि पाइपेट इंजेक्शन टाइप मैकेनिज्म पे चलता है, उसमें से अगर पूरा एयर निकाल दोगे तो और फिर खींचोगे तो सक कर लेगा। उसकी जो कैपेसिटी होती है वो नैनोग्राम, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम में होती है, वो अलग चीज है। तो उसकी मदद से ये सारे फ्लूइड को हम बाहर निकाल देंगे। ही तो हम क्या करेंगे ना, स्पूलिंग नाम का एक टेक्निक होता है, स्पूलिंग। स्पूलिंग में क्या होता है, एक लूप होता है, और उस लूप के माध्यम से हम उस लूप को इसमें इंसर्ट करेंगे, ऐसे लूप लेके जा रहे हैं, और लूप के माध्यम से इस पेलेट को बाहर क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। तो हम उसके माध्यम से भी कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली सुपर नेटेंट हटा के और इसको हम
निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के हम डीएनए को यहां पे क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए चिल्ड इथेनॉल ऑल्सो एडेड, चिल्ड इथेनॉल भी ऐड होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, निकाल लेना है। तो अब क्या किया जाएगा, आइसोलेट द ऑब्जर्व्ड डीएनए एज pellet आइदर बाय स्पूलिंग, लूप के माध्यम से बाहर निकालना, और बाय डिस्कार्डिंग द सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट को फेंक कर। या तो तुम सुपरनेटेंट फेंक दो, उसके माध्यम से निकाल लो, और नहीं तो तुम क्या करो, स्पूलिंग के माध्यम से उसको निकाल लो। वही लूप को इंसर्ट करके और बाहर खींच लो उसको। तो इस माध्यम से तुम डीएनए को क्या कर लो, एक्सट्रैक्ट कर लो, आइसोलेट कर लो। कर लिए? क्या ये जो डीएनए है वो हमारा डिजायर्ड डीएनए है? जैसे हमको क्या बनवाना था, इंसुलिन बनवाना था। अगर हमको इंसुलिन बनवाना था तो हमने किसका टुकड़ा लिया था, पैनक्रियाज का टुकड़ा लिया था। हमने जब पैनक्रियाज का टुकड़ा लिया तो उसको लिक्विड नाइट्रोजन में डाला, क्रश किया, पाउडर बन गया। फिर डीएनए एक्सट्रैक्टिंग सॉल्यूशन ऐड किया, चूंकि एनिमल का है तो इसमें हमको सेलुलेज या काइटिनेज या लाइसोजाइम जैसे एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने में डेंसिटी के बिहाफ पे यहां पे क्या हुआ होगा, लेयरिंग हो गया होगा। फिर हमने उसमें से सुपरनेटेंट को निकाला, पेलेट को फेंक दिया, सुपरनेटेंट को फिर से दोबारा सेंट्रीफ्यूज किया, और फाइनली जो अब पेलेट मिला होगा उसमें हमको डीएनए मिला होगा। तो इस डीएनए में कौन सा डीएनए होगा, क्या सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन बनाने वाला डीएनए होगा या पैनक्रियाज के अंदर पाया जाने वाला सारा डीएनए होगा? तो जाहिर सी बात है इसमें पैनक्रियाज के अंदर पाया जाने वाला सारा डीएनए होगा। तो क्या सब मेरा डिजायर्ड डीएनए था कि सिर्फ इंसुलिन बनाने वाला डिजायर्ड डीएनए था? तो जाहिर सी बात है इंसुलिन बनाने वाला डिजायर्ड डीएनए था। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अभी तो तुम टिश्यू में से ना डीएनए निकाले हो, तो ये जो डीएनए तुमको मिला है ये कैसे तुम्हारा डिजायर्ड डीएनए हो सकता है? ये तो उस टिश्यू का डीएनए है। जैसे लीफ को क्रश करके अगर तुम कोई डीएनए निकालते हो तो लीफ का ना डीएनए हो जाएगा। अगर लीवर में से तुम कोई डीएनए निकालते हो तो लीवर टिश्यू के अंदर जो डीएनए है वो सारा डीएनए ना हो जाएगा। लेकिन हमको सारा डीएनए नहीं ना चाहिए, हमको कौन चाहिए, उस डीएनए में ही कोई एक फ्रैगमेंट होगा, उन डीएनए में ही कोई एक फ्रैगमेंट होगा जो डीएनए हमारे उस प्रोडक्ट को कोड करता होगा। फॉर एन एग्जांपल, हमको इंसुलिन बनवाना है तो बीटा सेल के डीएनए में एक छोटा सा कोई रीजन होता होगा। ध्यान से सुनना, बीटा सेल के डीएनए में छोटा सा कोई एक रीजन होता होगा, और वही एकमात्र रीजन किसको कोड करता होगा, इंसुलिन को कोड करता होगा। तो हमको वही छोटा वाला रीजन चाहिए, हमको पूरा डीएनए नहीं चाहिए। लेकिन ये जो डीएनए अभी हमको मिला है ये क्या वो एक छोटा रीजन है या पूरा का पूरा डीएनए है? तो जाहिर सी बात है उस ऑर्गेनिज्म के, उस टिश्यू के, उस सेल में जितना भी डीएनए है वो सारा डीएनए है। तो हमको उसी डीएनए में से अपने डिजायर्ड डीएनए को छांटना है कि नहीं है? तो हां, बिल्कुल छांटना है। मुद्दा समझ में आया कि नहीं आया? तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस डीएनए को क्या करना होगा, ट्रीट करना होगा। अब तुमको कैसे पता चलेगा, आप देखना बहुत शानदार क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। तुमको कैसे पता चलेगा कि वो जो ऑब्जर्व्ड डीएनए है उसको किस एंजाइम से ट्रीट करना है? क्योंकि हमारे पास रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस तो भरा पड़ा है। हम बाम H1 से भी ट्रीट कर सकते हैं, हम इको R1 से भी ट्रीट कर सकते हैं, हम SAL1 से भी ट्रीट कर सकते हैं, हम PST1 से भी ट्रीट कर सकते हैं, हम PVU1 से भी ट्रीट कर सकते हैं। तो भरा पड़ा है, तुम किससे ट्रीट करोगे? ये आइडिया कैसे मिलेगा? अगर यही क्वेश्चन नीट में आ जाए तो, कि जैसे ह्यूमन के किसी टिश्यू से, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, ह्यूमन के किसी टिश्यू से अगर कोई डीएनए निकालते हैं और उस डीएनए में मेरा डिजायर्ड डीएनए है, तो उस कंप्लीट डीएनए में से, जैसे तुमको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं, जैसे ये मान लो पैनक्रियाज के अंदर पाया जाने वाला कंप्लीट डीएनए है, पैनक्रियाज के सेल में पाया जाने वाला
ये कोई कंप्लीट डीएनए है, किसी एक सेल का मान लेते हैं ना। ठीक है, तो ये रहा, मान लो सिंगल डबल स्ट्रैंड रहा, ये रहा इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें मेरा डिजायर्ड डीएनए ये है, ये यहां से यहां तक मेरा डिजायर्ड डीएनए है, ये डिजायर्ड डीएनए है। और ये कौन सा डीएनए है? ऑब्टेन्ड डीएनए है। ये डीएनए तुमको ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, ये डीएनए ऑब्टेन हुआ है एज पेलेट, और इस डीएनए में डिजायर्ड डीएनए बस इतना है। अब डिजायर्ड डीएनए इतना है तो क्या तुमको आंख से दिखाई दे रहा है जी? नहीं ना दिखाई दे रहा है, तो तुमको यहीं पे काटना है कि नहीं काटना है? तो यहीं पे काटना है। समझ में आ रहा है? तो पहले तो ये बताओ कि यही डिजायर्ड डीएनए है, यहीं पे काटना है, इसकी जानकारी कैसे मिली? और दूसरी बात, कौन सा एंजाइम काटेगा, कौन सा एंजाइम इसको काटेगा, इसकी जानकारी तुमको कैसे मिली? कैसे बता पाओगे? यह सवाल उन्हीं लोगों को हवा लग पाएगा इस सवाल का जिन लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, क्योंकि बिना उस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़े इसको कोई कह दे कि हम पूरा समझ जाएंगे तो मुश्किल है, तो ऐसे सवालों में फंस जाओगे। और ऐसा सवाल नीट में बनाया जा सकता है और बिल्कुल कोई नहीं कह सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल है। क्यों नहीं कह सकता है? क्योंकि आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नाम के चैप्टर में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ाया गया है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव भी बताया गया है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो ह्यूमन के डीएनए का सीक्वेंस है वो जानना ही उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, उसमें जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी जानना दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तो जाहिर सी बात है, अगर तुमको कोई बोलेगा कि किसी ह्यूमन के डीएनए में यहां पे वो सीक्वेंस है जो डिजायर्ड डीएनए है, इस बात की जानकारी कैसे लगी? तो बोलना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से लगी। अरे उतना खर्चा करके साइंटिस्ट लोगों ने प्रोजेक्ट कोई किया था तो यूं ही थोड़ी टाइम पास के लिए किया था, उसका कुछ इंपॉर्टेंस था और उस इंपॉर्टेंस का फायदा उठाना है ना? तो उस जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से सारा डाटाबेस तैयार कर दिया गया है, डाटा कर दिया गया है, और उस डाटा में तुमको करना कुछ नहीं होता है, एनसीबीआई के साइट पे जाना होता है और वहां सर्च करना होता है कि इंसुलिन कोडिंग जीन का सीक्वेंस क्या होगा। सारा सीक्वेंस लिखा हुआ आ जाएगा। प्लस ये सर्च करेंगे कि अगर हम इस एंजाइम से ट्रीट करेंगे तो कौन सा आएगा, अगर हम इस एंजाइम से ट्रीट करेंगे तो कौन सा आएगा, वो सारा इंफॉर्मेशन तुमको दे देगा। प्लस ये भी इंफॉर्मेशन दे देगा कि इसी एंजाइम से काटना है, इस एंजाइम से नहीं काटना है। जैसे अगर इसके इर्द गिर्द में इको R1 का साइट होगा तो उसी से काटेंगे, बाम H1 का साइट होगा उसी से काटेंगे। लेकिन अगर मान लो सेल1 का साइट होगा और एकदम बीच में होगा तब तो गड़बड़ ना हो जाएगा जी, सेल1 आएगा बीच में ही काट देगा तो जीन ही गड़बड़ कर देगा। इसका मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन, किस एंजाइम से काटना है, सीक्वेंस कितना बड़ा होगा, कहां स्टार्ट होता है, कहां एंड होता है, कितना केबी का होगा, मतलब लेंथ कितना होगा, कौन से एंजाइम का इस्तेमाल करना है, कौन से एंजाइम का इस्तेमाल नहीं करना है, ये सारी जानकारी कब मिलती है? जब हमको पूरे सीक्वेंस की जानकारी होती है। और हमको पूरे सीक्वेंस की जानकारी कब पता चली थी? तो बाय द हेल्प ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये काफी लंबा चला था प्रोजेक्ट और इसके माध्यम से सारी चीजें क्लियर वे में डाटाबेस के फॉर्म में रख दी गई हैं। अब जिस रिसर्चर को जिस डीएनए के साथ काम करना है आराम से उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं एंड देन अपना एक्सपेरिमेंट प्रोसीड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जीनोम प्रोजेक्ट खाली ह्यूमन के लिए लाया गया, राइस के लिए भी हुआ है, अरेबिडोप्सिस के लिए भी हुआ है और भी बहुत सारे वैरायटीज के लिए हुआ है। लेकिन सिलेबस में ह्यूमन का था तो इसलिए हम ह्यूमन का ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। क्लियर है बात? तो ये चीज करना है। अब क्वेश्चन बन जाएगा क्या? आंसर जो क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर क्या होगा? तो बोलना बाय द हेल्प ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो चलिए आइडिया मिल चुका है। फॉर एन एग्जांपल हमें आइडिया मिला कि किससे काटना होगा। हाँ, किससे काटना होगा? ई को R1। तो हम यहां पे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं by treating obtained DNA by echo R1 fragments of different length
विल फॉर्म, है ना। अगर हम एग्जाम्पल लिए हैं, अपने तौर पे ऐसे ही एग्जाम्पल ले लिए हैं, हमने क्या किया, ऑब्टेन्ड डीएनए को एज अ एग्जाम्पल किसके साथ ट्रीट किया है, इको R1 के साथ, और कोई भी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के साथ, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस या एग्जाम्पल के तौर पे इको R1 के साथ ट्रीट किया है, तो फ्रैगमेंट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि इस ऑब्टेन डीएनए में इको R1 का एक ही साइट होगा, मोर देन वन साइट होगा। और अगर मोर देन वन साइट होगा, फॉर एन एग्जांपल, ये मान लो कोई डीएनए का साइट है, ये कोई डीएनए का क्या है, सीक्वेंस है। अब इसमें जो इको R1 का सीक्वेंस होगा, साइट होगा, वो क्या लगता है, एक ही जगह पे होगा। मान लो यहां पे है, मान लो यहां पे है, मान लो यहां पे है, तो ये क्या है, ये है स्पेसिफिक साइट फॉर एक्शन ऑफ इको R1। तो इको R1 यहां पे भी काटेगा, इको R1 यहां पे भी काटेगा, इको R1 यहां पे भी काटेगा। तो कितना फ्रैगमेंट बनेगा, एक फ्रैगमेंट, दो फ्रैगमेंट, तीन फ्रैगमेंट, चार फ्रैगमेंट बनेगा। अब चार फ्रैगमेंट बनेगा तो जितना बड़ा ये फ्रैगमेंट है उतना ही बड़ा ये है क्या, तो ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, इसकी तुलना में ये थोड़ा छोटा है और ये सबसे छोटा है। तो सेम लेंथ का फ्रैगमेंट बन रहा है कि डिफरेंट लेंथ का फ्रैगमेंट बन रहा है, बताओ। सेम लेंथ का बन रहा है कि डिफरेंट लेंथ का बन रहा है, तो डिफरेंट लेंथ का बन रहा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहां पे एक जो है फ्रैगमेंट ये बन गया, एक फ्रैगमेंट ये बन गया, एक फ्रैगमेंट ये बन गया, उसी तरीके से एक फ्रैगमेंट जो है वो ये बन गया, मान लेते हैं। देख लो, सब डिफरेंट लेंथ का बना रहे हैं, डिफरेंट लेंथ का फ्रैगमेंट बन गया, और एक मान लो ये फ्रैगमेंट बन गया, तो ये फ्रैगमेंट बन गया, तो ये यहां पे फ्रैगमेंट बन चुका है, ठीक है। अब ये अगर फ्रैगमेंट बनाया है तो सबका लेंथ एक है कि डिफरेंट है, डिफरेंट लेंथ है ना, और सबके इंड यहां स्टिकी इंड है। अब चूंकि यहां तो ट्रीट किया था नहीं, यहां किया था, तो यहां स्टिकी इंड बनेगा, यहां भी स्टिकी इंड बनेगा, यहां भी स्टिकी इंड बनेगा। तो उसी तरीके से हम यहां पे बनाए हैं। तो चार फ्रैगमेंट बना कि नहीं बना, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार फ्रैगमेंट बन चुका है। अब ये जो चार फ्रैगमेंट बना है उसमें हमारा डिजायर्ड डीएनए मान लेते हैं यहां था। ये कौन सा डीएनए था, ये डिजायर्ड डीएनए था। तो बताइए इस फ्रैगमेंट में हमारा डिजायर्ड डीएनए है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। अब सोचिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये ह्यूमन का डीएनए है तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमको पता है कि यहां पे पहले कौन सीक्वेंस होगा, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा। मतलब इस पूरे डीएनए के सीक्वेंस के बारे में हमको जानकारी है। प्लस इस डीएनए में ये डिजायर्ड डीएनए के भी इंफॉर्मेशन के बारे में हमको जानकारी है। प्लस हमको यह भी पता है कि इको R1 है ना, तो इको R1 का स्पेसिफिक साइट क्या होता है, GAATTC होता है, GAATTC होता है, ये होता है यहां पे। तो हमको यह भी पता है कि कहां कहां पे GAATTC आएगा, तो जाहिर सी बात है यहां पे होगा GAATTC, यहां पे होगा GAATTC, और यहां पे भी होगा GAATTC। तो कहां कहां पे कट करेगा इसकी भी जानकारी हमको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से है। और अगर है तो हमको पता है कि इतना बड़ा वाला जो फ्रैगमेंट मिलेगा उसमें ये जो होगा वो डिजायर्ड डीएनए होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। तो हमको कौन चाहिए, हमको सिर्फ ये वाला चाहिए। यही ना मेरा डिजायर्ड डीएनए है, तो ये हमको डिजायर्ड डीएनए वाला फ्रैगमेंट मिल गया कि नहीं मिल गया, है ना। डिजायर्ड डीएनए वाला फ्रैगमेंट अलग हो गया कि नहीं हो गया, हो चुका है। लेकिन क्या तुमको ये चारों फ्रैगमेंट में तुम तुरंत देख के बता दोगे यही है, वो तो अभी डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं तब ना, लेकिन सब तो मिक्सचर में होगा। ये सब अलग अलग फ्रैगमेंट बनके तैयार हुआ है। और टोटल कितने फ्रैगमेंट हैं, चार। चारों का फ्रैगमेंट से, चारों के फ्रैगमेंट का लेंथ सेम है कि डिफरेंट है, चारों फ्रैगमेंट का लेंथ सेम है कि डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है डिफरेंट है। तो चारों देखने में एक जैसा है कि अलग अलग है, अलग अलग है। किस बिहाफ पे अलग अलग है, लेंथ के बिहाफ पे अलग अलग है, देखने में अलग अलग है। देखना मॉर्फोलॉजी, देखना मॉर्फोलॉजी अलग अलग, यानी कि बहुत अलग है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, अगर कोई चीज बहुत अलग अलग दिखता है, 10-15 चीजें सब अलग अलग दिखता है, तो क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म है,
प्लस किसके बिहाफ पे है, लेंथ के बिहाफ पे है, तो बोलेंगे लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। और कौन से एंजाइम से काटा गया है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा गया है, और है क्या ये, फ्रैगमेंट है, तो बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने पे फ्रैगमेंट बना और ये फ्रैगमेंट लेंथ के हिसाब से अलग अलग है। इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा RFLP। RFLP फुल फॉर्म है रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम यहां लिख सकते हैं, अगले स्लाइड पर हम लिख देते हैं, बाय ट्रीटिंग DNA विथ RE different restriction fragments that varies in length so they are called RFLP। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, RFLP। ये प्रकार के पॉलीमॉर्फिज्म को हम क्या कहेंगे, RFLP। तुम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा होगा, पॉलीमॉर्फिज्म अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पे होता है तो SNPs नाम था, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अगर वहां पे जो था यहां पे रिपीटेशन यूनिट के बिहाफ पे आ रहा था तो अलग नाम बताया गया होगा, और अलग मान लीजिए कि यहां पे लेंथ के बिहाफ पे पॉलीमॉर्फिज्म है तो अलग नाम आ रहा है। ठीक है, यहां पे लेंथ के बिहाफ पे है रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है, तो ये किसकी वजह से हुआ है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ कट करने की वजह से अलग अलग लेंथ का फ्रैगमेंट मिला। अब हमको ये फ्रैगमेंट चाहिए जिसमें मेरा डिजायर्ड DNA है, तो हमको सब फ्रैगमेंट चाहिए कि ये फ्रैगमेंट चाहिए, ये फ्रैगमेंट चाहिए। अच्छा, इस फ्रैगमेंट का क्या साइज होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो ये भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पता है हमको, क्योंकि हमको पता है कि इस डिजायर्ड DNA का साइज क्या होगा। क्यों, कैसे पता है, क्योंकि हमने पूरे सीक्वेंस को पढ़ा है, प्लस हमने जीन को भी पढ़ा है। जो जो जीन कोड करता है उसका भी इंफॉर्मेशन है, NCBI के डाटाबेस पे उसका भी इंफॉर्मेशन है। तो हम वहां क्लिक करेंगे और लिखेंगे ये जो डिजायर्ड DNA है, मान लो ना ये इंसुलिन को कोड करने वाला DNA, तो हम लिखेंगे साइज ऑफ जीन कोडिंग फॉर इंसुलिन, साइज ऑफ जीन कोडिंग फॉर इंसुलिन, पूरा सीक्वेंस आएगा और इसका साइज आएगा। तो इसके साइज का हमको जानकारी मिल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल मान लो लिखा आ गया 50 KB, कितना साइज है, 50 KB। एग्जांपल से साइज ऑफ डिजायर्ड DNA फ्रैगमेंट इज ऑफ 50 KB। ठीक है, यहां पे हमने एग्जांपल ले लिया है कि डिजायर्ड DNA फ्रैगमेंट का साइज कितना होगा, 50 KB होगा। तो इसका 50 KB होगा तो सबका तो नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा क्योंकि अलग अलग लेंथ का है। तो जाहिर सी बात है अब हमको चुनना है कौन से वाले को, 50 KB वाले को चुनना है। तो अब चलिए देखते हैं कैसे चुना जाएगा। तो अब अगले टेक्निक पे जा रहे हैं और उस टेक्निक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम यहां बोल सकते हैं now desired DNA is to be separated from the fragments of DNA obtained by treatment with suitable restriction endonuclease। ठीक है, अब इसको आइसोलेट करने के लिए तो सेपरेशन किससे होगा, सेपरेशन ऑफ DNA फ्रैगमेंट डन बाय
सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स डन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो एक टेक्निक होता है जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसी टेक्निक की मदद से हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो एक टेक्निक है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, डीएनए के फ्रैगमेंट को सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक वर्ड आ रहा है, कौन सा, जेल। जेल जो यहां पे बनेगा ना, वो किसका बनेगा, एग्रोज जेल बनेगा। यहां जो जेल बन के तैयार होगा वो किसका जेल तैयार होगा, एग्रोज जेल तैयार होगा। एग्रोज जेल इज यूज्ड टू सेपरेट द डीएनए फ्रैगमेंट्स। डीएनए फ्रैगमेंट्स को अगर सेपरेट करना है तो किस जेल का इस्तेमाल होगा, एग्रोज जेल का इस्तेमाल होगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां अप्लाई किया जाता है। चलिए मैकेनिज्म समझते हैं क्या है। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, एग्रोज जेल ही क्यों, कोई अदर जेल क्यों नहीं। पहला सवाल, एग्रोज जेल ही क्यों, कोई अदर जेल क्यों नहीं। तो अब तुम लोग सोचोगे कोई और जेल होता ही नहीं होगा क्योंकि 12th में है, इससे ज्यादा दिमाग खुलता ही नहीं है। तो नहीं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है, जेल बहुत तरह का होता है। यहां एग्रोज जेल ही क्यों, क्लियर है। तो चलो पहले इसको दूसरे भाषा में हम समझते हैं। बालू का ढेर सभी लोगों ने देखा होगा, है ना। बालू जो होता है, सिलिका जो होता है, घर बनता होगा तो बालू का ढेर गिराया जाता होगा, बालू बहुत सारा गिराया जाता होगा। जब बालू बहुत सारा गिराया जाता है, सैंड गिराया जाता है, तो सैंड के दाने होते हैं। तो सैंड के दाने और दाने के बीच में रास्ता होता होगा कि नहीं होता होगा, बिल्कुल होता होगा। जैसे सॉलिड स्टेट में जब सॉलिड एक जगह पे जमा होता है, पढ़ते होगे, तो वॉइड्स बीच में बनता है कि नहीं बनता है, तो बनता है। और तो वैसे ही जब सैंड के दाने एक के ऊपर, दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर, चौथा के ऊपर, पांचवा के ऊपर, इस तरीके से ढेर बना के बैठा हुआ है, तो बताइए बीच में वॉइड्स बनता होगा कि नहीं बनता होगा। जैसे ये बालू का दाना है, ये दाना है, ये दाना है, ये दाना है, इस तरीके से यहां पे ढेर सारा दाना अगर यहां पे रख दिया जाएगा तो बताओ हर दाने के बीच से एक रास्ता, पतला सा रास्ता निकल सकता है। तो हां, बिल्कुल निकल सकता है। जैसे यहां से कोई भी पतला चीज पार कर सकता है। अब इसमें से तुमको हम कहें कि ढेर पूरा रखा हुआ है, बालू और बालू के बीच में गैप तो थोड़ा मोड़ा बन ही रहा है, दाने के बीच में जो हल्का सा रास्ता बन रहा है उसमें से निकल के दिखाओ तो जरा। देखो ये क्या स्टूपिड वाली बात हो गई है, हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है कि इंसान निकल जाए। और हाँ सही बात है, इंसान कैसे निकल सकता है, बिल्कुल नहीं निकल सकता है। लेकिन चींटियां, जो एंट्स हैं, अगर उनको हम छोड़ दें तो वो बालू के दाने के और बीच से आराम से पार कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। अगर चीनी का कहीं पे ढेर रख दिया गया है तो चीनी के दाने और दाने के बीच में हल्का हल्का गैप होगा ना जी, तो उस गैप के माध्यम से क्या हम निकल सकते हैं, तो नहीं निकल सकते हैं। लेकिन क्या चींटी निकल सकता है, तो हां निकल सकता है। सेम फिर वही लॉजिक। अब बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, और उस टुकड़े को हम जमा दिए हैं कहीं पे, और उसके बीच में पतला सा रास्ता बन गया है। एक टुकड़ा, दो टुकड़ा के बीच में रास्ता, तीसरा रखे होंगे, फिर बन गया होगा चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, सब सजा दिए होंगे, तो पतला 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 रास्ता बन गया होगा बीच से। उस रास्ते में इंसान जा सकता है कि नहीं जा सकता है, तो हां अगर कोशिश करेगा तो जा सकता है। यानी कि अगर हम किसी चीज को अरेंज करते हैं, किसी मॉलिक्यूल को अरेंज करते हैं, तो अरेंज होने की वजह से वहां बीच बीच में पोर्स बनता है, और उस पोर में कौन पार कर सकता है, तो साइज जिसका सुइटेबल होगा वही ना पार करेगा, कि सब पार करेगा। तो जिसका साइज सुइटेबल होगा, जैसे इस बालू के दाने को जब सजाया गया, उसकी वजह से बीच में जो रास्ता बना होगा, बीच में जो पोर बना होगा, उस पोर में कौन पार कर पाएगा, इंसान बिल्कुल नहीं, चींटी कुछ हद तक।
अगर चीनियों का ढेर बनाया गया होगा, चीनी का ढेर बनाया गया होगा और उसमें कहेंगे कि बीच से चींटी निकल सकता है, तो हां शायद निकल सकता है, क्योंकि चीनी और चीनी के दाने के बीच में जो गैप बना होगा वो इतना बड़ा नहीं बना होगा कि उसमें से इंसान को निकाल दिया जाएगा। लेकिन बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा लेके अगर उसको सजाया जाए तो उन सब के सजने की वजह से बीच से एक पतला रास्ता जरूर बन जाएगा और उसमें से अगर इंसान कोशिश करे तो निकल सकता है। यानी कि यहां एक चीज तुमको आइडिया मिल रहा होगा कि जब हम सॉलिड को सजाते हैं तो उसमें पतला पतला टनल लाइक या पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और उसमें जो उस साइज में सुइटेबल आएगा, जो उस रेंज में सुइटेबल आएगा, वो चीजें पार कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं? तो हां कर सकती हैं, बिल्कुल पार कर सकती हैं। तो अब बताइए एग्रोज जेल ही क्यों? तो आंसर है एग्रोज जेल को जब हम जेल के रूप में बनाते हैं, एग्रोज जेल को जब हम जेल के रूप में बनाते हैं तो एग्रोज का दाना दाना जो होता है वो कुछ इस तरीके से जेल का सजावट लेता है कि उसके बीच में पोर्स बन जाते हैं और उस पोर के माध्यम से डीएनए पार कर सकता है। बाकी अगर बड़ा पोर बन जाएगा तो सब पार कर जाएगा, छोटा पोर बन जाएगा पार ही नहीं कर पाएगा, तो उसके रेंज में पोर बनाना होता है, इसीलिए एग्रोज जेल। तो एग्रोज जेल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसको छांटने के लिए किया जाता है? डीएनए के फ्रैगमेंट को। तो अगर हम डीएनए के फ्रैगमेंट को छांटना चाहते हैं तो डीएनए के साइज के रेंज के हिसाब से पोर बनाना पड़ेगा और वो साइज का रेंज का जो पोर होगा वो सिर्फ किसमें बन सकता है? एग्रोज। तो वाई एग्रोज समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो खैर एग्रोज का हमने जेल ले लिया। अब जेल जब हमने ले लिया है तो डीएनए को छांटने के लिए क्यों लिया है ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलो वो पत्थर वाला एक्सपेरिमेंट बताते हैं। बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा बना के एक टनल हम बना दिए, एक रास्ता बना दिए और वहां पे 10 लोगों को खड़ा कर दिए। एकदम पतला आदमी, उससे थोड़ा मोटा, उससे थोड़ा मोटा, उससे थोड़ा मोटा और 10वां जो होगा ना सबसे मोटा आदमी होगा। ठीक है? और सबको कहे भागो इसमें से, सबको कहे कि चलो रेस लगाओ, रेस लगाओ, कौन भागेगा फटाफट, कौन सबसे आगे भाग जाएगा उस पतले रास्ते में? सबसे पतला वाला। उससे बड़ा वाला धीरे धीरे जाएगा, उससे मोटा वाला थोड़ा और धीरे जाएगा, उससे मोटा वाला थोड़ा और धीरे जाएगा और जो सबसे मोटा वाला होगा वो पहले ही अटक जाएगा। समझ में आया? यानी कि जो सबसे पतला, सबसे छोटा होगा वो तेजी में भाग जाएगा, लेकिन जो सबसे मोटा और तगड़ा होगा वो पीछे ही अटक जाएगा। तो यहां पे इंसानों को तुमने छांट दिया, किसके बिहाफ पे? उनके मोटापा के बिहाफ पे, उनके साइज के बिहाफ पे। उसी प्रकार से जब एग्रोज जेल हमने बनाया था तो उस एग्रोज जेल के अंदर जेल का जो दानेदार सजावट था, जेल का जो दाना और दाना था, उन दानों के बीच में पोर्स बना हुआ था और उस पोर्स में से हम डीएनए को कहे कि चलिए भागो। और जब डीएनए भागना चालू किया तो सबसे छोटा वाला डीएनए सबसे आगे भाग गया, उससे बड़ा वाला डीएनए पीछे रह गया, उससे बड़ा वाला डीएनए और पीछे रह गया, उससे बड़ा वाला डीएनए सबसे पीछे रह गया। तो बताइए तो मॉलिक्यूलर साइज के आधार पे, मॉलिक्यूलर साइज के आधार पे हम सभी लोगों ने डीएनए को आइसोलेट किया कि नहीं किया? सेपरेट किया कि नहीं किया? तो हां बिल्कुल किया। लेकिन मुद्दा यह है कि डीएनए क्यों भागेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो ना जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए ना अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड लगा देंगे, एनोड और कैथोड लगा देंगे। एनोड की तरफ निगेटिव चार्ज्ड आयन भागता है, कैथोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज्ड आयन भागता है और हम सभी लोगों को पता है कि डीएनए निगेटिवली चार्ज्ड होता है। हम सभी लोगों को पता है कि डीएनए निगेटिवली चार्ज्ड होता है क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट आयंस होते हैं, PO4 3- माइनस निगेटिवली चार्ज्ड होता है और चूंकि ये निगेटिवली चार्ज्ड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करोगे तो ये किसकी तरफ भागेगा? एनोड की तरफ भागेगा। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है ताकि भागो, तब भागो। तो कौन भागेगा? तो फ्रीली तो भागना नहीं है, पोर्स में से भागना है। तो पोर साइज तो अलाउ कर रहा है छोटा वाले को तेजी में, बड़ा वाले को अटक अटक के। तो कौन फटाफट भाग जाएगा? छोटा वाला। कौन अटक अटक के जाएगा? बड़ा वाला। और सबसे बड़ा वाला पहले ही अटक जाएगा। तो इस तरीके से बताइए जरा, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया?
क्लियर है? अब तुमको फिगर के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे हुआ होगा। तो एक बार फिर से वही बात है, एग्रोज का ही इस्तेमाल क्यों किए? तो बोलेंगे एग्रोज जेल में जो पोर का साइज बनेगा, एग्रोज के दाने के बीच में जो पोर का साइज बनेगा वो डीएनए के फ्रेगमेंट को छांटने के लिए सुइटेबल साइज होता है। तो इसलिए एग्रोज जेल का ही इस्तेमाल यहां पे किया जाता है। और डीएनए को चूंकि भगाना है, किसी की तरफ दौड़ाना है, तो डीएनए चूंकि एक निगेटिव चार्ज आयन होता है, वो एनोड की तरफ भागेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देना पड़ेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में डीएनए को पोर साइज के माध्यम से, उसके सुइटेबल साइज के माध्यम से भगाने के लिए जेल में दौड़ाया जाता है। तो छोटा साइज वाला डीएनए तेजी में भाग जाता है, बड़ा साइज वाला डीएनए धीरे धीरे जाता है। और इस कदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से हम डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर साइज। क्लियर है? तो हम किसके बेसिस पे सेपरेट कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर साइज। तो हम बोल सकते हैं बाय दिस कंसेप्ट DNA fragments are separated on basis of their molecular size. On basis of मॉलिक्यूलर साइज। तो मॉलिक्यूलर साइज के बिहाफ पे हम ये काम यहां पे आराम से कर सकते हैं। तो ये था किसके बारे में? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का कंसेप्ट। अब देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता क्या है। होता यह है कि एग्रोज का पाउडर आता है ना, उस पाउडर को लेना है, पानी में डाल देना है, बीकर में पानी लेके उसमें डाल देना है। ऐसे घुलाओगे घुलेगा नहीं। अब क्या करना? माइक्रोवेव में डाल देना। माइक्रोवेव में डालोगे तो पूरा वो गर्म हो जाएगा और पूरा एक लिक्विड बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है? अब क्या करना? उसको ठंडा थोड़ा होने देना। एंड देन जो जेल बनाने का होता है ना, एक चैम्बर आता है। जेल बनाने का क्या आता है? चैम्बर आता है। उस चैम्बर में क्या होता है ना कि चैम्बर में बाउंड्री होता है। इधर से दीवार खड़ा रहेगा, इधर से दीवार खड़ा रहेगा, इधर से दीवार खड़ा रहेगा, इधर से दीवार खड़ा रहेगा। चारों तरफ से इतना मोटा मोटा दीवार क्या रहेगा? खड़ा रहेगा। ठीक है? और बीच में गड्ढा रहेगा। तो जेल को लेना और जो लिक्विड है उसको लेना, इसमें डाल देना। इसमें डाल दोगे और ठंडा होने के लिए छोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? वो सॉलिड जेल बन जाएगा। तो क्या किए हम? चैम्बर लिए और चैम्बर के अंदर लिक्विड को क्या किए? डाल दिए। तो ये रहा लिक्विड। ठीक है? ये चैम्बर है अपना। ये चैम्बर है अपना। ठीक है? ये क्या है? चैम्बर है अपना। अब इस चैम्बर में हमने क्या कर दिया है? लिक्विड को डाल दिया। ये दीवार थोड़ा ऊंचे की तरफ है और इसमें हमने किसको डाल दिया है? लिक्विड को डाल दिया है। अब जब हमने लिक्विड को डाला है तो लिक्विड इसके अंदर चला गया होगा। अब इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा। इससे पहले कि एक ठंडा हो जाए, इसमें क्या होता है? एक कॉम्ब आता है, ऐसे करके कॉम्ब आता है। ठीक है? ऐसे करके कॉम्ब आता है। इस कॉम्ब को क्या करना है? जैसे ऐसे ट्रे है, ट्रे में लिक्विड डाल दिए, तो ये जो कॉम्ब है ना, इस कॉम्ब को ऐसे लाना है, ऊपर से ऐसे रख देना है। रख दोगे तो इस कॉम्ब का जो दांत है, वो दांत उस लिक्विड में जाके अटक जाएगा। और जहां जहां ये दांत होगा, जहां जहां ये तित होगा, क्या वहां वहां जेल बन पाएगा? तो नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से हमको जेल में गड्ढा करवाना था। तो जेल में गड्ढा करवाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉम्ब का। कॉम्ब की दांत की साइज उतनी ही बनाई जाती है ताकि ये जेल को पूरा आर पार ना कर दे, बल्कि जेल के थोड़ा थिकनेस में, जैसे मान लो 2 mm का है ना, तो 1.5 mm तक का या 1 mm तक का जो है वो गड्ढा करेगा। यानी कि पूरा आर पार नहीं करेगा। हमको सामान को बीच में डालना है। जेल अगर मान लीजिए 2 mm मोटा बना रहे हैं,
या 2 सेंटीमीटर मोटा बना रहे हैं, तो जो कॉम्ब होगा ना वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर या 1.25 सेंटीमीटर का होगा, ताकि वो जो गड्ढा करेगा वो मात्र 1.25 सेंटीमीटर का होगा। मतलब नीचे से भी कुछ लेयर रहना चाहिए, पूरा आर पार नहीं करवाना है। अब कॉम्ब चूंकि डाल दोगे और जब जेल बन जाएगा तो यहां पे क्या होगा, फिर जेल बन जाने के बाद कॉम्ब को निकाल दोगे तो बताओ तो यहां गड्ढा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, यहां गड्ढा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, यहां गड्ढा दिखाई देगा, यहां गड्ढा दिखाई देगा, यहां गड्ढा दिखाई देगा। इस गड्ढों को हम क्या कहेंगे, इसको हम वेल कहेंगे। ये क्या है, कुआं है, वेल है। वेल प्रिपेयर्ड इन जेल बाय हेल्प ऑफ कॉम्ब। कॉम्ब placed in tray in which liquid agarose solution was kept for cooling so that wells can be made in the gel। ठीक है, तो ये वेल बन चुका है, ये गड्ढा बन चुका है। अब क्या होगा, जब जेल बन जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, तो कॉम्ब को निकाल के हटाओ, फेंको, है ना। और यहां पे वेल बन चुका है। जो डीएनए होता है ना, उस डीएनए को जेल के ऊपर नहीं रखते हैं। जैसे ये मान लीजिए जेल है, तो जेल के ऊपर नहीं रखते हैं, जेल के नीचे नहीं रखते हैं, जेल में रखते हैं। कहां रखते हैं, जेल में रखते हैं। और जेल में रखने के लिए गड्ढा तो करना था, तो गड्ढा कर दिए ना, गड्ढा तो करना था, तो हमने गड्ढा किया है और यहां गड्ढा बनके तैयार हो चुका है। अब डीएनए कैसे डालेंगे वो तो हम देखेंगे, लेकिन यहां फिलहाल हमने गड्ढा कर दिया है। ये वही वेल है जिसके अंदर क्या डालना होगा, डीएनए डालना होगा। इन दीज वेल्स डीएनए फ्रैगमेंट्स मिक्सचर are to be added। added क्या है, kept। ठीक है, इसी वेल में रखना होगा। और ये तुम्हारा प्रिपेयर हो चुका है। क्या प्रिपेयर हो गया है, जेल प्रिपेयर हो चुका है। तो ये है कौन सा जेल, एग्रोज जेल। तो इस तरीके से एग्रोज जेल तैयार हो गया। ठीक है, अब क्या करो, एक चैम्बर होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर। ये ट्रे है, ट्रे इन विच एग्रोज जेल प्रिपेयर्ड। एग्रोज जेल बन गया। अब क्या करना है, अब इसको निकालना है, जेल को निकालना है और चैम्बर में डालना है। कौन से चैम्बर में, इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर में। तो ये लीजिए, ये है इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर। ये एक इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर है। इस इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर में यहां पे क्या होता है, एक ट्रे होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है एक्चुअली में। ठीक है, यहां पे एक प्लेटफॉर्म होगा और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर किसको डाल देना है, जेल को डाल देना है। तो यहां पे प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म के ऊपर यहां पे हम किसको डालने वाले हैं, जेल को डालने वाले हैं। ठीक है, ये सभी चला गया, एक बार फिर से बना लेते हैं। ये मान लो ना प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे किसको निकाल के रख देना है, जेल को निकाल के रख देना है। तो ये इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर है और वो जगह है जहां किसको हम डालने जा रहे हैं, जेल को। तो लीजिए, यहां पे हमने किसको डाल दिया, जेल को निकाल कर डाल दिया। ट्रे में से जेल को निकाले और यहां पे हम क्या कर दिए, डाल दिए।
ठीक है, यहां पे जेल डाला जा चुका है और यहां पे क्या है, तो यहां पे इस तरीके से इसके अंदर वेल है कि नहीं है, यहां पे इस तरीके से वेल है, हम 4 ही वेल बनाते हैं क्योंकि जगह कम है, तो 4 वेल यहां पे बना हुआ है। तो ये जेल यहां डाल दिया गया कि नहीं डाल दिया गया, डाल दिया गया। अब इस पूरे चैम्बर में क्या किया जाएगा ना, बफर भर दिया जाएगा, पूरे चैम्बर में क्या कर दिया जाएगा, बफर भर दिया जाएगा। तो पूरे चैम्बर में क्या करना है, बफर भर देना है, भर दिए बफर। ऐसा बफर भरना है कि जेल भी बफर में क्या हो, डूबा हुआ हो, ऐसे भरना कि पूरा जेल भी क्या हो जाए, बफर में डूब जाए। ऐसा नहीं है कि बफर में जेल ना डूबे और बाकी सब चीज ये ऊपर ही रहेगा। तो जेल को भी बफर के अंदर क्या करना है, डुबा देना है, कर दिए। अब क्या करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट आता है पाइपेट। पाइपेट में क्या होता है ना, वो सिरिंज जैसे काम करता है ना, वैसे ही काम करता है। उसमें क्या होता है, यहां से सेट कर देंगे कि कितना डीएनए हमको निकालना है और उसको दबाएंगे और फिर जब छोड़ेंगे ना तो डीएनए को वो क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो बस उसी पाइपेट का इस्तेमाल करना है। और तुम्हारा जो सैंपल डीएनए है, उस सैंपल डीएनए को तुमने कहीं प्रिजर्व करके रखा होगा, तो उस सैंपल डीएनए को वहां से तुमको क्या करना है, निकाल लेना है। मतलब पाइपेट की मदद से निकाल लिए और निकालने के बाद पाइपेट का जो इंड होता है ना, वो एकदम निडल के जैसा नुकीला होता है। उस इंड को आराम से इस वेल के अंदर लेके जाना, ऊपर ही मत छोड़ देना, वेल के अंदर लेके जाना और तब धीरे 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 दबा देना। तो वेल के अंदर लोड हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे करके हम किसको लोड कर दिए, डीएनए को लोड कर दिए। तो लीजिए, इसके अंदर हमने किसको लोड कर दिया, सैंपल डीएनए को लोड कर दिया है। तो हम यहां लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं sample DNA is loaded in the well of gel by help of micropipette। माइक्रो पाइपेट की मदद से हमने उसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये काम हमारा हो गया है। अब सैंपल डीएनए को हमने लोड तो कर दिया है, लोड करने के बाद अब हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब जरा रुकिए, रुकना इसलिए है क्योंकि खाली डीएनए को अगर लोड कर दोगे और तुम्हारा फ्रैगमेंट अगर सेपरेट हो भी जाएगा, तुमने खाली डीएनए लोड कर दिया और अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तुम्हारा डीएनए सेपरेट हो भी जाएगा, तो क्या दिखाई देगा, कभी नहीं दिखाई देगा। तो देखना भी तो है कि खाली सेपरेट करके रख देना है, तो देखना भी है। तो देखने के लिए उसको विजिबल बनाना पड़ेगा और विजिबल तो वो तभी हो पाएगा जब हम यहां पे कोई डाई का इस्तेमाल करें, यानी कि डीएनए को पहले दाग लगाना होगा, स्टेन करना होगा। तो उसके लिए हमें एक डाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहां पे जो डाई इस्तेमाल होता है उसका नाम है ETBr, इथिडियम ब्रोमाइड। कौन सा डाई है, इथिडियम ब्रोमाइड। हम 2 जगहों पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो जब ही हम जेल बना रहे थे तभी जेल के लिक्विड में ही उसको हम डाल सकते थे, तो पूरे जेल में ही ETBr आ जाता। और नहीं तो जब डीएनए हम लोड कर रहे होते हैं ना, तो डीएनए के कुछ अंश को निकालकर ETBr के साथ मिक्स कर देते हैं एंड देन ETBr और डीएनए का जो सैंपल होता है उसको इकट्ठा इसमें डालते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं लोडेड डीएनए in well was mixed with dye ETBr। ETBr फुल फॉर्म है इथिडियम ब्रोमाइड, used to stain the डीएनए। ठीक है, ये ETBr का यहां पे इस्तेमाल हो गया। तो मिक्स करके हमने डाल दिया है। वैसे ही अब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। अब डीएनए का फ्रैगमेंट अगर सेपरेट भी होगा तो हम ETBr की वजह से उसको देख सकेंगे। कैसे देखेंगे वो तो हम आगे बताएंगे, लेकिन देख सकेंगे। तो हमने यहां पे सारा काम कर लिया। लेकिन अभी फिर से रुकिए, फिर से इसलिए रुकना है क्योंकि ठीक है फ्रैगमेंट छांट भी लिए, लेकिन हमको कितना साइज वाला फ्रैगमेंट चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, यहां पे हमको 50 KB साइज वाला चाहिए था। यही था ना मेरा डिजायर्ड डीएनए, ये मेरा डिजायर्ड डीएनए था और हमने माना था ये 50 KB साइज का है। तो हमको इसी साइज का चाहिए। तो क्या देखकर सपना आ रहा है कि इसमें से कौन सा फ्रैगमेंट 50 KB का होगा? वो सपना तो नहीं आएगा। इसका मतलब हमको नोन साइज का
एक ऐसा डीएनए भी रन करवाना होगा जिसका साइज हमको क्या है, नोन है, पता है। तो होता क्या है ना, जहां से हम ये चैम्बर वगैरह खरीदते हैं वही आदमी एक नोन साइज का डीएनए भी देता है, कहता है इस डीएनए को साथ में जरूर रन करवाना, यही डीएनए मार्क करने में मदद करेगा। तो कौन सा डीएनए, मार्कर डीएनए। तो हम कहेंगे ऑल्सो मार्कर डीएनए सैंपल ऑफ नोन साइज, इसका साइज हमको पता है, ऑफ नोन साइज आर ऑल्सो केप्ट इन अदर विल ऑफ सेम जेल। ऑल्सो, इसको भी ईटीबीआर से ट्रीट करना पड़ेगा। ऑल्सो दिस मार्कर डीएनए मिक्स्ड विथ ईटीबीआर बिफोर लोडिंग इन वेल, वेल में लोड होने से पहले उसको उसके साथ मिक्स करना जरूरी था। तो चलिए लोड कर देते हैं। हमने कहां लोड किया है, इस वाले में लोड किया है, इस वाले में इसको लोड कर दिए। देखिए लोड हो गया ना, अब यहां लोड हो गया है। अब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, अब रुकने को नहीं कहेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस चैम्बर में ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन में एक इंड पे कैथोड होगा, एक इंड पे एनोड होगा। तो अब देखो डीएनए यहां इस इंड पे लगाए हैं, तो डीएनए दौड़ेगा तो इधर दौड़ेगा, तो डीएनए को दौड़ने के लिए रनवे देना पड़ेगा ना। अब ऐसा रनवे तो होगा नहीं कि यहां जहां शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया। अब तुम जेल से ही डीएनए को बाहर निकाल दोगे, अगर तुम इधर लगा दिए, इधर ही भाग गया डीएनए, तो तब तो डीएनए सारा इधर निकल जाएगा बफर में और बर्बाद हो जाएगा। तो डीएनए को जेल से बाहर नहीं निकालना है, जेल में ही दौड़ा के अटका के रखे रहना है, ताकि बाद में तुम उसको निकाल सको। तो इसको जेल में दौड़ने के लिए एक रनवे देना होगा कि नहीं देना होगा, तो रनवे देना होगा। तो जिधर वेल है उधर तो एनोड नहीं लगाएंगे, अगर उधर ही एनोड लगाएंगे तो इधर भाग जाएगा। तो एनोड किधर लगाना होगा, इधर, क्योंकि इतना बड़ा रनवे है। तो एनोड इधर लगेगा, कैथोड इधर लगेगा। तो इधर कौन होगा, कैथोड होगा, और इधर कौन होगा, एनोड होगा। तो हम यहां पे जेल ऐसे ही नहीं रखा जाता है। प्लेस द जेल इन electrophoretic chamber, place the gel in electrophoretic chamber, electrophoretic chamber such that cathode is toward well of जेल। कैथोड जो होगा वो वेल की तरफ है, ताकि डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है, उसको दौड़ने के लिए एक रनवे मिलेगा और वो दौड़ता हुआ किसकी तरफ भागेगा, एनोड की तरफ भागेगा। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, बफर भरा हुआ है। बफर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर such that gel is also dipped, जेल भी उसमें क्या हो गया है, डूबा हुआ है, ताकि वो ड्राई ना हो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो ये वाला काम यहां पे हो चुका है। अब बस स्विच ऑन करो, वेट करो। अब क्या होगा, डीएनए निगेटिवली चार्ज्ड है, डीएनए किसकी तरफ भागेगा, एनोड की तरफ भागेगा। अच्छा, जेल के ऊपर भाग रहा है, जेल के अंदर भाग रहा है कि जेल के बीच में भाग रहा है, तो जाहिर सी बात है जेल के बीच में भाग रहा है। अब जेल में पोर साइज होंगे, डीएनए को पोर साइज मिलता होगा, और उस पोर साइज की तुलना में जो छोटा वाला होगा फटफट भागते जाता होगा, जो थोड़ा बड़ा वाला होगा वो पीछे अटक जाएगा, थोड़ा और बड़ा वाला और पीछे अटक जाएगा, थोड़ा और बड़ा वाला और पीछे अटक जाएगा। इसमें भी भाग रहा होगा, इसमें भी भाग रहा होगा, और भागने के बाद हमें आगे चल के कुछ ऑब्टेंड होगा। तो चलिए क्या ऑब्टेंड हुआ, तो जैसे मान लीजिए ये जेल है, मान लीजिए ये कौन है, जेल है, और इस जेल में क्या था, वेल था। कितना वेल था, 4 वेल था। इस वाले में हम सैंपल डीएनए डाले थे, हमको ऑब्जर्व हुआ यहां पे कुछ,
यहां पे हमको क्या हुआ, ऑब्जर्व हुआ, यहां पे भी हमको कुछ क्या हुआ, ऑब्जर्व हुआ, और यहां पे भी हमको क्या हुआ, कुछ ऑब्जर्व हुआ। उसी तरीके से इस वाले में यहां पे कुछ ऑब्जर्व हुआ, यहां पे कुछ ऑब्जर्व हुआ। ये तो नॉन साइज वाला है, इसका स्केल रहता है साथ में, स्केल से मेजर करके साइज इसका हम तुरंत एक झटके में पता कर लेंगे। तो ये नॉन साइज वाला है। तो अलग अलग फ्रैगमेंट्स ऑब्जर्व हुआ कि नहीं हुआ, ये ऑब्जर्व हुआ। तो हम मान के चलते हैं कि जेल पे हमारा काम हो गया और रन हो गया होगा। लगता है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगता है, 40 मिनट के लगभग भी लग सकता है, 1 घंटा, वो डिपेंड करता है जेल के कॉन्सेंट्रेशन पे। फिलहाल लगा होगा टाइम, हमने अब स्विच ऑफ किया है, जेल को बाहर निकालेंगे। प्रिकॉशन थोड़ा रखेंगे क्योंकि ईटीबीआर इसमें ऐड हो चुका है और ईटीबीआर कार्सिनोजेनिक होता है, तो थोड़ा ख्याल रखना है। आराम से जेल को बाहर निकालना है और जेल को बाहर निकालने के बाद एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ऊपर से कैमरा लगा होता है, क्योंकि अंदर से हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि यूवी का रेडिएशन होता है और यूवी में हमें खतरा है। इसलिए हम क्या करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का ट्रे खींचेंगे, जेल को उस ट्रे के ऊपर रखेंगे और ट्रे को अंदर फेंक देंगे, अंदर भेज देंगे। अब उस मशीन के अंदर कौन आएगा, यूवी आएगा, यूवी रे आएगा और ऊपर कैमरा से हम लोग देखेंगे। जब देखेंगे तो यूवी के प्रेजेंस में क्या है, यूवी के प्रेजेंस में ये जो डीएनए होता है ना, वो ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। ये ब्राइट ऑरेंज डीएनए अपने मन से नहीं दिखाई दिया है, चूंकि हमने डीएनए को मिक्स किया था ईटीबीआर की वजह साथ। इसीलिए अगर हम ईटीबीआर से डीएनए को ट्रीट करते हैं और यूवी में देखते हैं तो कैसा कलर दिखाई देगा, ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। तो ये एक्चुअली में जो फोटो बनाया गया है, जो दिखाई दिया है वो है। तो हम कह सकते हैं व्हेन DNA mixed with ETBR and seen under UV ray, then bright orange appearance occurred। कैसा अपीयरेंस हुआ है, ब्राइट ऑरेंज अपीयरेंस हुआ है। तो डीएनए को अगर ईटीबीआर के साथ मिक्स करके यूवी के अंदर देखा जाएगा तो कैसा दिखाई देगा, ब्राइट ऑरेंज। तो ये सब ब्राइट ऑरेंज स्पॉट है, ये सब बना ब्लू दिए हैं लेकिन ये सब भी मान लो ब्राइट ऑरेंज स्पॉट है। तो ये सब क्या है, डीएनए का फ्रैगमेंट है। तो अलग अलग साइज का फ्रैगमेंट है। अब ये मार्कर डीएनए वाले का है, ये क्या है, सेपरेटेड fragments of marker DNA of known size। और ये किसका है, separated fragment of sample DNA of अननोन साइज। ये अननोन साइज वाला है, वो नोन साइज वाला है। अब क्या करेंगे, नोन साइज वाला है तो अब स्केल भी साथ में देता है। अब स्केल ले लिया जाएगा और स्केल यहां लगा दिया जाएगा। स्केल लगाने के बाद चेक किया जाएगा कितना साइज वाला चाहिए था, 50 केबी वाला। तो उस पर लिखा रहेगा 10 केबी, 20 केबी, 30 केबी, 40 केबी, 50 केबी। तो हम गिनते हुए आए 10, 20, 30, 10 इधर होगा, 10, 20, 30, 40, 50। ये आ गया 50 केबी वाला। जैसे मान लो ये 50 केबी वाला है तो इसके सामने वाला लाइन ड्रॉ करना। ये कितना साइज वाला, स्केल लगा दिया ना, तो 50 केबी के सामने ये आया होगा, तो ये 50 केबी है। तो देखो स्केल से मेजर किए, ये भी कितना वाला होगा, 50 केबी। क्योंकि जेल वैसा ही है, माहौल वैसा ही है, समय उतना ही दिया गया, तो मतलब ये साइज से छट गया होगा। तो 50 केबी के सामने 50 केबी वाला ही लगभग आया होगा। तो ये जो इसके इर्द गिर्द ऊपर नीचे थोड़ा मोड़ा भी होता तो वो ये उसी के साइज वाला होता। तो यही हमारा कौन होगा, यही हमारा कौन होगा, ये होगा हमारा वो फ्रैगमेंट जिसके पास कौन सा डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए है। तो हम कह सकते हैं बाय कंपेयरिंग द फ्रैगमेंट साइज ऑफ सैंपल डीएनए
with marker DNA we can identify the fragment of DNA having desired DNA. fragment of desired DNA लिख सकते हैं. We can identify fragment of desired DNA on gel. हमने यहां स्केल लगाया, स्केल से देख लिया अच्छा ये 50 केवी वाला है, तो इसके ठीक सामने ड्रॉ करते हुए जाएंगे और देखेंगे अच्छा ये आ रहा है, तो यही होगा हमारा 50 केवी वाला. तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि नहीं कर लिया. तो बताओ ये जो डीएनए का फ्रेगमेंट है ये कहां है? जेल के अंदर है. तो अब क्या करना होगा? इसको निकालना होगा. सबको निकालना है कि सिर्फ इसको निकालना है? तो सिर्फ इसको निकालना है. तो क्या करेंगे? एक ब्लेड आता है, ब्लेड की मदद से इसको, इस जेल के पीस को ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे और निकाल लेंगे. तो जेल का टुकड़ा ही निकाल लेंगे. जेल का वो टुकड़ा निकालेंगे जिसमें ये फ्रेगमेंट होगा. पूरा टुकड़ा नहीं निकालना है, जेल का वो टुकड़ा निकालना जिसमें ये फ्रेगमेंट होगा. निकाल लिए. अब उस टुकड़ा को आराम से लेना और एक बीकर में डाल देना, और बीकर में डालने के बाद थोड़ा गर्म कर देना. गर्म करोगे तो जेल क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा. और जब पिघल जाएगा तो उसमें चिल्ड इथेनॉल मिला देना, और जब चिल्ड इथेनॉल मिला दोगे तो डीएनए क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट कर जाएगा. और डीएनए जैसे ही प्रेसिपिटेट करेगा, एक बार सेंट्रीफ्यूज कर लेना, तुम्हारा डीएनए मिल चुका होगा तुमको इन द फॉर्म ऑफ पेलेट. तुम्हारा डीएनए तुमको मिल चुका होगा इन द फॉर्म ऑफ पेलेट. तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं इसको पीस ऑफ जेल हैविंग फ्रैगमेंट ऑफ desired DNA is cut carefully and then kept in beaker heated so that gel liquefies. Also chilled ethanol added that precipitated the desired DNA fragments. डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स उसने क्या कर दिया होगा? प्रेसिपिटेट कर दिया होगा. और फाइनली अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम उसके ऊपर at last it is centrifuged. As a result desired DNA obtained as pellet. ये सेंट्रीफ्यूज है और इसमें हमारा डिजायर्ड डीएनए यहां पे क्या हो गया होगा? ऑब्टेन हो गया होगा. ये डिजायर्ड डीएनए ऑब्टेन हुआ होगा और ऊपर ये सॉल्यूशन वगैरह जो ऐड किए थे वो सॉल्यूशन वगैरह रहा होगा. तो ये डिजायर्ड डीएनए हमारा मिल चुका है. डिजायर्ड डीएनए एज पेलेट. डिजायर्ड डीएनए एज पेलेट. बताइए डिजायर्ड डीएनए मिल गया कि नहीं मिल गया? तो डिजायर्ड डीएनए मिल चुका है. तो हमने क्या किया? देखो फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं. हमने सबसे पहले क्या किया? इंसुलिन का डीएनए निकालना था. इंसुलिन को कोड करने वाला डीएनए निकालना था. तो इंसुलिन को कोड करने वाले डीएनए को निकालने के लिए सबसे पहला काम हमने क्या किया? हमने पैनक्रियाज का एक टुकड़ा लिया. पैनक्रियाज के एक टुकड़ा को लेने के बाद उसको लिक्विड नाइट्रोजन के साथ ट्रीट किया और फिर मोर्टर और पेस्टल में क्रश किया. जब हमने उसको क्रश कर दिया तो क्रश करने के बाद क्या होता है कि वो पाउडर बन गया होगा. फिर डीएनए एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन हमने वहां पे ऐड किया. अगर मान का टिश्यू हो तो सेलुलर एंजाइम डालना बहुत कंपलसरी है. अगर फंगस
लिए हो तो काइटिनेज डालना बहुत जरूरी है, अगर तुम बैक्टीरिया का लिए हो तो लाइसोजाइम को डालना बहुत जरूरी है। तो ये तुम डाल सकते हो, वो कंडीशन मैंने बता दिया था। अब तुम क्या करोगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे। सेंट्रीफ्यूज करोगे तो सेल मेम्ब्रेन का टुकड़ा, सेल वॉल का टुकड़ा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टुकड़ा, ऑर्गेनेल का टुकड़ा, ये सब पाया जाएगा। ये सब भारी भारी होता है, तो पहला सेंट्रीफ्यूगेशन में वो पेलेट के रूप में पाया जाएगा और ऊपर तैरता हुआ चीज जो होगा उसमें मॉलिक्यूल्स वगैरह होगा। अब आराम से सुपरनेटेंट को निकालकर दूसरे ट्यूब में डाल देना और फिर उसमें चिल्ड इथेनॉल मिला देना और तब एक बार और सेंट्रीफ्यूज कर देना। और चूंकि हमने एंजाइम का इस्तेमाल किया है प्रोटीएज, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, आरएनएज जो आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा, लेकिन डीएनए गलती से भी यहां ऐड मत करना, क्योंकि डीएनए को ही निकालना है तो उसको तोड़ना नहीं है। अब जब तुम करोगे ना तो डीएनए तुमको कहां मिलेगा, पेलेट में। तो हमारे किताबों में सीधा लिखा रहता है डीएनए ऑब्टेन्ड एज पेलेट, तो अल्टीमेटली हम भी तो वही दिखाए, पेलेट में मिल गया। अब पेलेट में जब डीएनए मिल गया है तो उसको दो तरीका से निकाल सकते हैं, या तो लूप के माध्यम से उसको खींच लेंगे, स्पूलिंग वाला टेक्निक होगा, और नहीं तो सुपरनेटेंट डिस्कार्ड कर दो, पेलेट को अलग कर लो। तो जैसे तुमको निकालना है निकाल लिए। पेलेट तुमको मिल गया है, उस पेलेट में कौन सा डीएनए है, तो उस टिश्यू का कंप्लीट डीएनए है, तो वो डीएनए हमको मिल गया। लेकिन वो हमको कंप्लीट डीएनए नहीं चाहिए, उसमें से सिर्फ एक फ्रेगमेंट चाहिए जो कि डिजायर्ड डीएनए का है। तो हमको पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से कि इंसुलिन बनाने वाले डीएनए का साइज क्या होगा, हमको पता है कि जो डीएनए हमको मिला है उसका साइज क्या होगा, हमको पता है कि उस डीएनए को किस एंजाइम के साथ ट्रीट करेंगे ताकि डिजायर्ड डीएनए कट के निकल जाएगा, तो हमने उसी एंजाइम के साथ ट्रीट किया। अच्छा, ये जो हमको पता है ये कहां से पता है, क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो चुका है, एनसीबीआई पे डाटाबेस तैयार है, हम वहां सर्च करेंगे, मेरा काम हो जाएगा। खैर, हमने यहां एग्जांपल के तौर पे R1 का ट्रीटमेंट किया। बताइए, जब हम किसी डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के साथ ट्रीट करते हैं तो जहां जहां उसका साइट होगा वहां वहां काटेगा कि नहीं काटेगा, तो हां बिल्कुल काटेगा। और जब वो काटेगा तो उसके काटने की वजह से वहां पे क्या बन जाएगा, अलग अलग लेंथ का फ्रेगमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हां बनेगा। ये अलग अलग लेंथ का फ्रेगमेंट चूंकि अलग अलग दिखता है, पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है, लेंथ के बिहाफ पे दिखाता है, तो इसको RFLP कहा जाता है। फिलहाल ये हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं में कोई एक ऐसा फ्रेगमेंट होगा जो मेरा डिजायर्ड डीएनए होगा, फॉर एन एग्जांपल 50 kb वाला। तो हमने क्या किया, इसको छांटा बाय द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने एग्रोज जेल का ही इस्तेमाल किया। हमने एग्रोज जेल का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि एग्रोज का जो पोर साइज होता है वो साइज होता है जो डीएनए को आराम से आर पार जाने देगा, है ना। तो जो छोटे साइज वाला होगा फटाफट भागेगा, बड़ा साइज वाला अटक अटक के जाएगा, सबसे बड़ा साइज वाला पीछे ही रह जाएगा। तो तुम जेल में किसके बिहाफ पे छांट दिए, तुमने छांटा है ऑन द बिहाफ ऑफ देयर मॉलिक्यूलर साइज। प्लस डीएनए यूं ही क्यों भागेगा, डीएनए को भगाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो हां इलेक्ट्रिक फील्ड दे दीजिए। डीएनए में फॉस्फेट होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, और अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो एनोड की तरफ वो भागेगा, क्योंकि एनोड खुद पॉजिटिवली है, उसकी तरफ कौन जाने वाला है, नेगेटिव चार्ज आयंस जाता है। तो इस तरीके से मेरा काम हो जाएगा। और फाइनली मॉलिक्यूलर साइज के बिहाफ पे हमने छांट दिया। मार्कर डीएनए को भी हमने दोहराया था। अब मार्कर डीएनए के साइज के हिसाब से हम अपने डिजायर्ड डीएनए के साइज को छांट लेंगे, उसके बाद जेल के पीस को काटेंगे, बीकर में रखेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे, चिल्ड इथेनॉल मिलाएंगे, एक बार सेंट्रीफ्यूज कर देंगे और हमको वापस से डिजायर्ड डीएनए पेलेट के रूप में मिल चुका होगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो यहां पे हमको डिजायर्ड डीएनए मिल चुका है। क्या बहुत ज्यादा मिला है कि बहुत कम मिला है? डिजायर्ड डीएनए बहुत ज्यादा कि बहुत कम? तो बहुत कम। डिजायर्ड डीएनए ऑब्टेन्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी, ऑब्टेन्ड इन लेस क्वांटिटी। अब अगर लेस क्वांटिटी में ऑब्टेन्ड होता है और अगर डायरेक्टली तुम इसको एक्सपेरिमेंट में ले गए, वेक्टर में ऐड करने की कोशिश किए और गलती से तुमसे गलती हो गया, तुम नहीं चाहते थे गलती करना लेकिन तुमसे गलती हो गया, और अगर गलती हो गया तो ये डीएनए तो बर्बाद हो गया, और ये बर्बाद हो गया तो इतना जो तुम मेहनत किए सब ना बर्बाद हो गया जी। इतना खर्चा जो तुम किए, तुम टिश्यू निकाले, टिश्यू को काटे, फिर उसको छांटे, उसमें से डीएनए निकाले, फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज खरीदे, फिर उसको उसमें ऐड किए, फ्रैगमेंट बनाए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किए, तब जाके तुमको डिजायर्ड डीएनए मिला।
एक बार में मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा वो भी संभावना नहीं है, तो बार बार किए होगे, और बार बार जब तुम किए होगे तो जाहिर सी बात है अगर डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट में चले जाओगे और अगर एक्सपेरिमेंट आगे फेल हो जाता है तो तुम्हारा यहां तक का मेहनत तो जीरो हो गया, सारा समय बर्बाद, पैसा भी बर्बाद और बहुत कुछ बर्बाद हुआ है इनफैक्ट, है ना। तो अब क्या करना चाहिए, क्या आइडिया कहता है, तो दिमाग यही कहता है कि आगे एक्सपेरिमेंट सही होगा कि नहीं होगा उसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन इतना गारंटी जरूर है कि कम से कम ये जो डीएनए मिला है अगर इसके नंबर को, इसके अमाउंट को हम बढ़ा लें, अगर इसके अमाउंट को बढ़ा लें और कंजर्व करके रख दें तो कम से कम छोटा छोटा अमाउंट निकाल निकाल के हम काम करते रहेंगे, फेल करेंगे फिर लेंगे काम करेंगे, फेल करेंगे फिर लेंगे काम करेंगे, तो बार बार हम काम कर सकते हैं। और अगर हम इसका नंबर नहीं बढ़ाएं और डायरेक्टली काम पे चले गए तो दिक्कत होने वाला है। तो क्या करना चाहिए, इसका अमाउंट बढ़वाना है कि नहीं बढ़वाना है, तो हां बढ़वाना है, इसके अमाउंट को बढ़वाना है। तो कैसे बढ़ाया जाएगा, ये बढ़ाया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ क्लोनिंग टेक्निक। कौन से टेक्निक के माध्यम से, क्लोनिंग टेक्निक, या तो क्लोनिंग टेक्निक के माध्यम से और नहीं तो पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इन दो माध्यम से इसको क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो हम यहां कह सकते हैं लेस अमाउंट ऑफ डीएनए will be amplified or increased in their amount either by cloning और पीसीआर। किसके माध्यम से, आइदर बाय क्लोनिंग और पीसीआर। पीसीआर एक अलग टेक्निक है, क्लोनिंग एक अलग टेक्निक है। पीसीआर में किसी होस्ट की जरूरत नहीं होती है, क्लोनिंग में होस्ट की जरूरत होती है। पीसीआर सस्ता प्रोसेस होता है, क्लोनिंग महंगा प्रोसेस होता है। क्लोनिंग में समय ज्यादा बर्बाद होता है, पीसीआर में कम समय बर्बाद होता है। क्लोनिंग में लिमिटेड संख्या में ही ऑब्टेन होगा, पीसीआर में चंद घंटों में, 2.5 घंटा 3 घंटा में मिलियन कॉपी ऑब्टेन होगा। तो कहीं ना कहीं एडवांटेजियस है कौन, पीसीआर। लेकिन ऐसा ना हो बच्चों कि पीसीआर को याद करने के चक्कर में हम क्लोनिंग भूल जाएं, क्योंकि पीसीआर आया है 1980s के दौर में। हालांकि पीसीआर का आइडिया 1970s के दौर में आ गया था, लेकिन पीसीआर खुद इंप्लीमेंट हुआ है, तैयार हुआ है 1980s के दौर में। तो जाहिर सी बात है पीसीआर जब नहीं था तो कुछ तो होता था अमाउंट को बढ़ाने के लिए, तो हां क्लोनिंग होता था। इनफैक्ट आज भी क्लोनिंग होता है। अगर छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करना है, पीसीआर मशीन काफी महंगा आता है, जो लैब एफर्ट नहीं कर सकता है वो क्या करेगा, अब क्लोनिंग कर लेता है। लेकिन अगर जो लैब एफर्ट कर सकता है तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है इसमें, और एक बार अगर इन्वेस्ट कर दिए तो अब इससे बहुत तेजी में, बहुत जल्दी जल्दी सस्ते लेवल पे हम बहुत ज्यादा डीएनए का क्या कर सकते हैं, एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना बच्चों, हम इसका एम्प्लीफिकेशन बहुत तेजी में क्या कर सकते हैं, यहां पे कर सकते हैं। तो फिलहाल यहां तक के लेक्चर में हम लोगों ने यह सीख लिया कि किस तरीके से डिजायर्ड डीएनए को निकाल कर उसको सेपरेट किया जाएगा, है ना। अब हमें सीखना बाकी रह गया है कि डीएनए को एम्प्लीफाई कैसे किया जाएगा, साथ ही साथ जो डीएनए एम्प्लीफाई हो चुका है उस एम्प्लीफाइड डीएनए को होस्ट के अंदर कैसे भेजा जाएगा और फिर उसको कल्चर कैसे किया जाएगा। काफी लंबा लेक्चर हो चुका है तो इसको मेरे हिसाब से यहीं पे स्टॉप कर दिया जाए। एक और क्लास लेंगे और उस वाले लेक्चर में, उस वाले सेशन में पीसीआर, ट्रांसफॉर्मेशन का टेक्निक और कल्चर का टेक्निक पूरा समझा देंगे। यही 3 टॉपिक हमारा बच रहा है और यह चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।